हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज के टॉपिक में बात करेंगे नज़दीक से एक नज़र। तो जब बात करते हैं नज़दीक से एक नज़र के बारे में, तो आज हम इस टॉपिक में किनके नज़दीक जाने वाले हैं। तो हम जाएंगे, जनजातियों के पास जाएंगे। जैसे कि हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि जनजाति ऐसे रहते हैं, जनजाति वो करते हैं, जनजाति ये करते हैं। हम जितने भी फलना ढिकना चिकना अपनी बातों को जो तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, क्या एक्चुअल में उनकी स्थिति वैसी होती है या नहीं होती। तो आज हम इसी टॉपिक को समझने के लिए आइए चलते हैं, जनजातियों के पास चलते हैं। कहता है गौंड। सबसे पहले हम बात करेंगे गौंड जनजाति के बारे में। गौंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते हैं। वन प्रदेश का मतलब होता है जंगली क्षेत्रों में रहना। वे स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आज यहाँ पर खेती करते हैं तो कल यहाँ पर खेती करेंगे, अगले दिन यहाँ पर खेती करेंगे। तो दिन का मतलब नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा सीजन वह एक जगह पर खेती करते हैं। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने चावल उगा लिया, फिर 3 महीने बाद यहाँ चले गए, फिर यहाँ पर गेहूं उगा लिया, फिर 3 महीने बाद यहाँ चले गए, यहाँ पर कुछ और उगा लिया। तो ये अपने खेत की जमीन को क्या करते रहते हैं, बदल बदल करके खेती करते हैं। विशाल गौंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। कुलों का मतलब होता है उनके जो समुदाय होते हैं, उनको ही कुल कहते हैं, इसमें बटे हुए थे। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय हुआ करता था। तो राजा तो हमें समझ में आता है, राय का मतलब क्या होता है। तो राय का जो मतलब होता है वह प्रधान होता है। क्या होता है, प्रधान। लेकिन किसका प्रधान, तो वो होता है समुदाय का प्रधान। जो समुदाय में हम लोग रहते हैं, उनका जो हेड होता है उसी को राय कहते हैं। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गौंड राज्य छोटे गौंड सरदार पर हावी होने लगे थे। मतलब ये हुआ कि भारत के अंदर जैसे ही हमारे पास मिडिएवल एज खत्म होने के कगार पर आता है, वैसे ही हमारी कंट्री के अंदर गौंड जनजाति के द्वारा बड़े स्केल पर अपने आप को उठाना, हावी करना चालू कर देते हैं। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़ कटंगा कटंगा के गौंड राज्य में 70,000 गांव थे। देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि अकबर के इतिहास को जिसमें बताया गया वह अकबरनामा था, ये तो हमें पता है। इसमें बताया गया है कि भारत में कितने गांव थे, तो उसमें केवल गौंड गौंड की बात करते हैं तो उसमें केवल 70,000 गांव हमें देखने को मिल जाते हैं क्लास। तो इसमें ये कहता है इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक का मतलब होता है प्रशासन करने की व्यवस्था जो थी वह केंद्रीकृत थी। केंद्रीकृत का मतलब होता है कि जो राज्य है, अब राज्य के अंदर यदि हमें प्रशासन चलाना है तो प्रशासन चलाने का जो अंतिम निर्णय होगा वह कौन लेगा, वह राजा लेगा। तो राजा के पास ही शासन को चलाने का शासन पूरी तरह से स्थापित था। इस प्रकार के शासन की व्यवस्था को हम कहते हैं केंद्रीकृत शासन व्यवस्था कहते हैं। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। गढ़ का मतलब होता है अलग अलग समुदाय में विभाजित थे, और हर गढ़ किसी खास गौंड कुल के नियंत्रण में था। गौंड कुल का मतलब होता है जो उनके समुदाय का हेड होता है, ये इनके नियंत्रण में देखने को मिल जाते हैं। ये जो गौंड कुल के नियंत्रण की यदि हम बात कर रहे हैं, मतलब जैसे कि आज के समय में हमारे पास मुखिया होता है, मुखिया, तो उसी प्रकार से उस समय में गौंड कुल के गढ़ हुआ करते थे। कहता है कि ये पुनः मतलब कि दोबारा से 84 गांव, 84 मतलब होता है 84 गांव की इकाइयों में विभाजित था। मतलब कि एक गांव को हमने 84 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, जिन्हें 84 कहा गया था। 84 का उप विभाजन बरहोतो में होता था, बरहोतो में होता था, जो 12-12 गांव को मिला करके बनते थे। अब मतलब जो 84 भागों में बांटा गया था, इसे 12-12 के हिस्सों में बांट दिया गया था, 7 भागों में। कहता है बड़े राज्यों के उदय ने गौंड समाज के चरित्र को बदल डाला। जैसे जैसे हमारे पास बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हुई, बड़े बड़े राज्यों का निर्माण हुआ,
उन लोगों ने गौंड समाज के अस्तित्व को ही बदल के रख डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्ग में विभाजित हो गया। मतलब कि इनका जो समाज था, वह समाज भी क्या हो चुका था, वह समाज भी वर्ण के आधार पर, काम के आधार पर, धर्म के आधार पर, इन सभी के आधार पर इनको बांट दिया गया, अलग अलग भागों में बढ़ चुके थे। ब्राह्मण लोगों ने गौंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गौंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। मतलब कि आज के टाइम में हम जिसे कहते हैं राजपूत, वो राजपूत एक्चुअल में पहले क्या थे, वह एक्चुअल में पहले गौंड जाति के ही लोग माने जाते हैं। इसीलिए गढ़ कटंगा के गौंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। तो संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की, तो गौंड राजा अमनदास ने दिया था। गौंड राजा अमनदास ने इसको स्थापित किया था। उसके पुत्र, उसका जो पुत्र था उसका नाम था दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। और दलपत दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी और रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली थी। तो यहाँ पर ये देखा जाए तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा ये, जिन्हें हम कहते हैं राजपूत, वो पहले गौंड थे। और गौंड की बात करते हैं तो गौंड में सबसे पहला व्यक्ति कौन था, तो सबसे पहला व्यक्ति था अमनदास था। कौन था, अमनदास था। अमनदास के बाद फिर कौन आया, इसका पुत्र आया जिसका नाम था दलपत था, जिसका नाम था दलपत। इसने शादी की। तो इसने जो शादी किया था किसके साथ किया, उसका नाम था दुर्गावती से किया था। किससे, दुर्गावती से इसने शादी की। शादी के बाद इसका बच्चा हुआ जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था नारायण था। क्या नाम था, नारायण उसका नाम रखा गया। और नारायण के ही आधार पर इसकी जो पत्नी थी दुर्गावती, उसने अपने शासन की स्थापना की थी। जो दुर्गावती थी, वह दुर्गावती जो थी वो साल वाहन की पुत्री थी। साल वाहन की वह पुत्री थी। और जो सालवाहन था वह चंदेल का राजा था। कहाँ का राजा था, वो चंदेल का राजपूत था, या राजा आप कह सकते हो, ये था। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ और 1565 में आसिफ आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया और उनकी हार हो गई। उसने आत्मसमर्पण की बजाय मर जाना बेहतर समझा और उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ और मर गया। मतलब कि इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर दुर्गावती के पुत्र जिसका नाम था नारायण, वो भी मारा जाता है और दुर्गावती भी 1565 के युद्ध में मारी जाती है। जो पिक्चर नंबर 6 देख रहे हो, एक नक्काशीदार दरवाजा गौंड जनजाति बस्तर क्षेत्र के मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाता है। तो ये जो गेट है, ये गेट हमें गौंड जनजाति के इतिहास के बारे में और राजपूतों के प्राचीन चीजों के बारे में बताने का काम करती है। इसमें कहता है कड़ कटंगा एक समृद्ध राज था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्य में अपना नियंत्रण करने के व्यापार में खास धन कमाया। तो इनके धन कमाने का जो मुख्य मुद्दा था, वह राज्य को होने वाले व्यापार से इनको धन मिलता था। जब मुगलों ने गोंडों को हराया, उनको हरा दिया, तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुत बड़ी मात्रा में हथिया लिया। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़ गढ़ कटंगा के पतन के बावजूद गौंड राज्य कुछ खास समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे और अंत में ये हार जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा गौंड जनजाति की विशेषताएं, उनके चरित्र के बारे में, उनको नजदीकी से देखने का हमने काम किया। अगला हमारे पास आता है अहोम की बात करते हैं। जो अहोम लोग थे, ये मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर के बसे थे। मतलब कि जो अहोम थे वह म्यांमार के थे, अर्थात आप इन्हें बर्मा कह सकते हो, बर्मा से ये आए थे। बर्मा से ये आए और बर्मा से आने के बाद ये भारत के ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास जाकर के बस जाते हैं। कहता है कि उन्होंने भूया
मतलब भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। मतलब अहोम जो थे वह पुराने चीजों को खत्म करके नए चीजों की स्थापना किया करते थे। 16वीं शताब्दी के दौरान उन्होंने चुटिया और कोचहाजों के राजाओं को अपने राज्य में मिला लिया और उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्ष पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया गया। आग्नेय का मतलब होता है परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल किया गया। किस समय किया गया? तो वह अहोमों के समय में किया गया था। 1660 ईस्वी तक आते आते वह उच्च स्तरीय बारूद मतलब बड़े किस्म के बारूद गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया और तोप का निर्माण किया गया जो दूर तक हमला करने में सक्षम हो सके। ऐसे तोप को और गोलों को बनाया गया। कहता है कि लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। तो मुगलों ने अहोम पर हमला कब किया? 1662 में किया। किसके नेतृत्व में? तो मीर जुमला के नेतृत्व में किया था। कहता है कि बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक बना नहीं रह सका, क्योंकि वो पूरी पूरी जो सेना थी, जगह था, वह हम अहोम लोगों के नियंत्रण में देखने को मिल जाता है। कहता है अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। बेगार का मतलब होता है जिसके अंदर रहने वाले लोग जो काम करते थे उन्हें किसी भी प्रकार की आमदनी नहीं मिलती थी। मतलब आप काम करो लेकिन काम के बदले में आप आय की डिमांड नहीं कर सकते हो, ये इनका कंडीशन हो सकता था। कहता है यहाँ पर आगे, यहाँ पे कहता है कि राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। पाइक। अब देखो पाइक किसे कहा गया है, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस लिखा गया है। जब हम किसी से लगातार काम करवाते हैं और बिना किसी मजदूरी के उन्हें रखते हैं तो इसे हम पाइक कहते हैं। अहोम राज्य में एक जनगणना किया गया था जिसमें प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। मतलब कि आपके पास 100 पाइक है, मतलब कि दास है, तो उसे आप राजा के दरबार में भेजो हर महीने हर सप्ताह कुछ काम करने के लिए। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को क्या किया गया? तो स्थानांतरित या बदल दिया गया ताकि लोगों को पहचानना आसान हो सके, लोग भाग ना सके, उनको कंट्रोल करना आसान हो सके। इस प्रकार अहोम कुल टूट गया और 17वीं सेंचुरी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खास केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे और दूसरे समय वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के नियंत्रण में या निर्माण में लगे हुए थे। अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे और अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए तरीके में अमल लाया करते थे। तो यहाँ पर नई नई चीजों का डेवलपमेंट किया गया, विकास किया गया। इसमें यदि किसी का महत्वपूर्ण योगदान है तो वह है यहाँ के राजा के बारे में, जो इस प्रकार के बदलाव को बढ़ावा देने की बात कर रहा था। कहता है यहाँ पर आगे क्या? अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। वहां दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी, इसीलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से हमारे यहाँ पर आने का काम करते हैं। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने गांव या ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी और समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकते थे। मतलब कि जब तक राजा खुद आकर के रिजाइन ना करे तब तक हम इसको छीनने के लिए जाते थे नहीं। इसको बंद किया गया था। इसमें कहता है कि शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सेंचुरी के शुरुआती समय में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई और मंदिर और ब्राह्मणों को राज्य या राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। मतलब कि यहाँ पर भूमि अनुदान का जो मुद्दा है वह आर्थिक विकास के आड़े में आता था, इसलिए हमने उसको जाने से मना नहीं कर पाया, बल्कि दे दिया गया। कहता है कि इस काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद शक्तिशाली परंपरा अवस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा गया था, बल्कि उनको कंट्रोल करने का काम चालू कर दिया गया था। कहता है कि अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। अहोम जो अभी के समय में खत्म होने वाला है, खत्म हो चुका है। विद्वानों को अनुदान में जमीन दी
जमीन दी जाती थी, और जो जमीन दिया गया था उन्हीं के ऊपर ये लोग खेती किया करते थे। नाट्यक्रम को प्रोत्साहन दिया गया था। संस्कृति या संस्कृत की महामौनी कृतियों का स्थानांतर रूप अनुवाद किया गया, और इसमें कहता है बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया, जो वहाँ के लोगों को समझने में आसानी हो सके। क्लास, तो आज के टॉपिक में लास्ट में बच रहा है निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे। तो निष्कर्ष को हम कल की क्लास में पूरा कर लेंगे। क्लास, तो आज कैसा लगा जरूर बताइए, और वीडियो में कुछ भी टॉपिक आपसे छूट रहा है तो आप मुझे कमेंट करके डायरेक्टली बता सकते हैं। तो क्लास आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।